अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में। अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। जैसे आप लोगों को पता है, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है तो मैं अपने फाइनल एग्जिट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था। तो उस दौरान मैंने ये डायग्नोसिस पढ़ा इन माय बुक ना। तो उसमें इस तरह से था कि एक कांस्टेंट उसको मैं अपने एक पेशेंट के साथ रिलेट कर पाया। मतलब एक पेशेंट मेरा इस तरह से मेरे पास प्रेजेंट होता था। मतलब ही वाज इन हिज लाइक 28-30 ईयर्स ऑफ एज थी उस पेशेंट की। अच्छा, उसकी अब कांस्टेंट कंप्लेन क्या होती थी कि मेरे जिस्म में थकावट रहती है। ठीक है, उसने मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस करवाई थी, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ली हुई थी, बहुत इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस हालांकि उसने कराई हुई थी, और एवरी पॉसिबल डायग्नोसिस इन द बुक ऑफ मेडिसिन वो रूल आउट हो चुका था। तो उसके बावजूद वो मेरे पास आया था और एक कांस्टेंट पेन की कंप्लेन थी। अच्छा, जो सरप्राइजिंगली बात थी वो ये कहता था कि जब मैं रेस्ट करता हूँ तो उससे मेरी पेन एलिवेट नहीं होती, और मुझे कांस्टेंट एक सेंस ऑफ टायर्डनेस मेरी बॉडी के अंदर रहती है। तो मेरे लिए एक डिफरेंट और एक नई चीज़ थी, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो मैंने उसके साथ साइकोथेरेपीज़ और सीबीडी के कुछ सेशंस किए, आई थॉट कि उससे उसको इफेक्ट आएगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट आया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया था। तो टुडे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्ज़ाम, तो एक बड़ी मज़े की चीज़ मेरे सामने आई, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। अच्छा, अभी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ये होता है कि एक कांस्टेंट सेंस ऑफ पेन बॉडी के अंदर होती है, कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ फटीग बॉडी के अंदर होती है, और वो बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड होती है। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, अब वो जो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताता है ना, उसमें ये है कि दिस पेन शुड बी द ऑनसेट, जब वो पेन स्टार्ट हुई हो, इट शुड बी लेस देन 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स का एक टाइम ड्यूरेशन हो। उसके अलावा वो किसी मार्क्ड फिज़िकल एक्टिविटी से लिंक्ड ना हो, कि आपने कोई ऐसी मार्क्ड फिज़िकल एक्टिविटी की है जिसकी वजह से वो पेन इनिशिएट हो गया और स्टार्ट हो गया। अच्छा, थर्ड में ये है कि कोई वैलिड या कोई अपेरेंट या इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कोई ऐसी डिज़ीज़ ना आई हो जिसकी वजह से ये पेन और फटीग सामने आ रही है। अच्छा, और फोर्थली ये है कि कोई मार्क साइकेट्रिक इलनेस कोई ना चल रही हो जिसकी वजह से ये एक फटीग की सेंसेशन आ रही है। अच्छा, जब वो इसकी इटियोलॉजी की बात करता है ना, ऐसे सबसे मज़े की बात जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया था, जब वो इटियोलॉजी की बात करता है, इटियोलॉजी का मतलब होता है ये मसला हो क्यों रहा है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी बेस क्या है। उसमें जो मज़े की बात थी ना, उसने ऊपर बताया कि मेडिकल रीजंस होती हैं, उसने बहुत सारी मेडिकल रीजंस का नाम लिया, लेकिन एंड में उसने एक लाइन लिखी, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट चीज़ है ना, दैट इज़ दी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, दैट इज़ दी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। मतलब ये चीज़ मेरे लिए इतनी स्ट्राइकिंग थी कि इस चीज़ को हम एक्नॉलेज नहीं करते, इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले वो बात करता है स्ट्रेस की, और सबसे पहले किस स्ट्रेस की बात करता है, दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क। कि अगर आपको शायद पहले याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट बुलिंग एट वर्क। बुलिंग एट वर्क का मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी पड़ी हुई है, आप यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। अब बुलिंग एट वर्क या स्ट्रेस एट वर्क का क्या मतलब है कि आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और अपने एरिया में कंफर्टेबल नहीं होते, अननेसेसरी स्ट्रेस दिया जाता है आपको। आप अपना काम भी प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल यू फील दैट यू आर गिवन एन इम्प्रेशन दैट यू आर अंडर स्ट्रेस। तो उसकी वजह से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। ठीक है, सेकेंडली इमोशनल स्ट्रेस। अच्छा, अब इमोशनल स्ट्रेस को हमारी सोसाइटी में इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इमोशनल स्ट्रेस किसी भी तरह से हो सकता है। वी आर नॉट मीटिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पीपल अराउंड अस, वी आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पर्सन दैट वी लव। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप से कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डू दैट। अच्छा, बहरहाल ये कुछ ऐसे ही उसने फैक्टर्स बताए जिसमें उसने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर को नंबर 1 पे रखा। अच्छा, इसके बाद वो बात करता है कि चाइल्डहुड इवेंट्स, कि ऐसा कोई प्रीवियसली या चाइल्डहुड इवेंट्स हुए हों जिसकी वजह से इसमें एक पोटेंसी और टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने की। अच्छा, उसमें वो ये कहता है कि मिस हैंडल्ड इन चाइल्डहुड ना। अब मिस हैंडल्ड इन चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं कि फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो या सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ हो, वो दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन थर्डली चीज़ होती है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ बच्चों के सिनेरियो में ये होता है कि अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स,
पेरेंट्स बेचारे अपने आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है. दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू अर्न द ब्रेड फॉर दी देयर चिल्ड्रंस एंड देयर फैमिलीज. वो एक क्वाइट अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत इम्प्रिंट रखती है उसके ऊपर कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बनने के ऊपर. ठीक हो गया. अब जब वो ट्रीटमेंट के ऊपर आता है ना, ट्रीटमेंट के ऊपर वो ये कहता है कि 6 बेसिक स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के. ठीक है. नंबर 1, जब पेशेंट आपके पास आके आपको कह रहे हैं कि मेरी जिस्म में दर्द हो रही है और जब मैं रेस्ट करता हूँ वो रेस्ट करने से एलिवेट नहीं होती, और जब मैं सोता हूँ तो मुझे एक पीसफुल स्लीप नहीं आती, मैं रेस्टलेस रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो सबसे पहली बात है उस चीज़ को एक्नॉलेज करें. ये मैं अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी से बात करूँ कि उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, उसको ये मत कहें कि तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो. तो फर्स्ट स्टेप जो उसकी ट्रीटमेंट में है दैट इज़ एक्नॉलेजिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट कि वाकई तुम्हें मसला है और इसकी कोई ऑब्वियस कॉज नज़र नहीं आ रही, लेकिन यू हैव अ प्रॉब्लम. ठीक हो गया. सेकेंड स्टेप वो ये कहता है कि जब आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया, फिर अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे टू द पेशेंट एज वेल एज टू द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट. क्योंकि जो एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं ना ऑफ द पेशेंट, उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि यार अपेरेंट कोई मसला नहीं है, इतने लाखों रुपए लग गए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं, कोई अपेरेंट कॉज नज़र नहीं आ रही, तो भाई उसको मसला है क्यों. ठीक है. सेकंड चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है उसके रिलेटिव्स को या उसके साथ जो बंदा आया हुआ है. थर्डली आपने उसके सामने इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि इसकी कोई मेडिकल रीज़न बेसिस नहीं है, दिस इज़ प्योरली ड्यू टू दी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. आप उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को उसके साथ बैठ के आइडेंटिफाई करें और इसको वहाँ से रिमूव करें. ठीक हो गया. अब इसी से फोर्थ पॉइंट निकलता है दैट इज़ कि उसको हेल्प करें, एक प्लान बना के दें इफ़ ही स्टक एट सम प्लेस और वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा या वर्क रिलेटेड कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसको वो कोप अप नहीं कर पा रहा, वर्क विद दैट इंडिविजुअल. ठीक हो गया. अच्छा, अब फिफ्थ नंबर पे ये है कि उसको द एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक कंप्लेन या टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक रीज़न बहुत मैटर करती है. जैसे एक सोसाइटी का एटीट्यूड मैटर करता है, उसी तरह से डॉक्टर ने उस चीज़ को किस तरह से टेकअप किया है, कितनी उसकी टोन में एम्पैथी थी और उसने कितना उसको अंडरस्टैंड करके उसके साथ बात की है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ठीक हो गया. और नंबर 6 पे ये है कि उसको आप ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि ये नॉर्मल चीज़ है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये ट्रीटेबल है और ये नॉर्मल चीज़ है. ठीक हो गया. और इसमें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पे जब वो आते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हम वो यूज़ करते हैं, उसके साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ या साइकोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, हम वो चीज़ यूज़ करते हैं. इसका मतलब इट इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट दैट मच, लेकिन आप लोगों से बात करने का मकसद ये था, ये ऐसी चीज़ है जो हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं. हम ये कहते हैं कि एक अननोन सा थकावट सी है जिस्म के ऊपर, वो ठीक नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही क्यों थकावट है, काम करने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, और ये वाकई एग्जिस्ट करता है. इसके लिए आप अपनी कोलीग से बात करें, अपने घर वालों से बात करें. अगर उन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ रहा तो कंसल्ट सम डॉक्टर, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, ताकि इस चीज़ को हम सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकें. ठीक है. मुझे अगर कोई क्यूरीज हो उसके ऊपर तो काइंडली मुझे बताइएगा और ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.